जय हिंद। तो आज हमारा दोस्तों आज हमारा टॉपिक है एसके झा साइंस बुक में एसके झा साइंस बुक में न्यूटन के गति के नियम तथा घर्षण। ये चैप्टर नंबर 6 है। हम लोग शुरू करते हैं। इसका जितना भी ऑब्जेक्टिव है सिर्फ हम लोग एमसीक्यू पढ़ेंगे, ठीक है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 1 है, एक साइकिल स्थिर त्वरण से चलमान है, पीछे के पहिए पर घर्षण बल है। तो पश्च दिशा में हमेशा जब साइकिल चल रही है तो पीछे के पहिए पर घर्षण बल किस दिशा में होगा? पीछे की दिशा में होगा। घर्षण बल हमेशा उल्टा होता है, ठीक है, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 2, एम द्रव्यमान की कोई वस्तु जो त्वरण ए से गतिशील है, उस पर प्रयुक्त बल क्या होगा? उस पर प्रयुक्त बल होगा सी नंबर, एफ बराबर एम ए होता है। देखिए, बल का परिभाषा क्या होता है? बल बराबर होता है यानी एफ बराबर होता है एम ए। एम जो होता है बाबू वह द्रव्यमान होता है और ए जो होता है वह त्वरण होता है। ये सब याद रखिएगा। यानी कोई वस्तु पर एम द्रव्यमान की कोई वस्तु त्वरण ए गतिशील है तो बल क्या होगा? बल बराबर होता है एम ए, यानी द्रव्यमान गुना त्वरण। आगे, दो पिंडों के बीच की बल सदैव समान और विपरीत दिशा में प्रयुक्त होती है। जब दो समान पिंड है तो उसके बीच में जो बल लगेगा हमेशा समान और विपरीत दिशा में बल लगेगा। जब दो सामने सामने पिंड है, ठीक है, तो देखिए वो हमेशा ये इधर खींचेगा ये इधर खींचेगा, तो हमेशा दोनों विपरीत दिशा में प्रयुक्त होता है, लेकिन समान बल लगेगा। आगे चौथा नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से न्यूटन का कौन सा गति नियम निम्नलिखित में से न्यूटन का कौन सा गति का नियम लॉ ऑफ मोशन है जो दीवार पर फेंका हुआ गेंद टकराकर वापस लौटता है के संबंध में व्याख्या प्रदान करता है? देखो बाबू, न्यूटन का तीसरा गति का नियम कहता है तुम जैसे ही गेंद तुम मारोगे हम भी मारेंगे। मतलब क्रिया के प्रति विपरीत प्रक्रिया मिलना। जैसे ही गेंद आप दीवार में फेंके तो दीवार तरफ से गेंद वापस आ जाएगा। तो जैसे ही फेंके तो वापस आ गया। वह न्यूटन का तीसरा नियम है, ठीक। थोड़ा सा गला फंसा हुआ है, ठीक है। 5 नंबर, कारों के ब्रेकिंग पैड के डैश गुण का उपयोग किया जाता है। कारों के ब्रेकिंग पैड के डैश गुण पाया जाता है। घर्षण का सकारात्मक प्रभाव होता है। कार के ब्रेकिंग पैड पर किसका प्रभाव होता है? सकारात्मक प्रभाव होता है, ठीक है। छठा, घर्षण बल द्वारा किया गया कार्य होता है हमेशा वो उल्टा काम करता है। घर्षण बल हमेशा रोकने का काम करता है, अर्थात घर्षण बल हमेशा ऋणात्मक होता है। ये बात आपको ध्यान रखना है। घर्षण बल निगेटिव बल है। जैसे ही देखिए आप सड़क पे चल रहे हैं, चलने के लिए आपको रोक रहा है कौन? घर्षण बल, ठीक है। तो हमेशा ऋणात्मक होता है, याद रखिए। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी भौतिक इकाई एक वस्तु की स्थिर या एक समान गतिशील स्थिति को बदलती है या बदलने का प्रयास करती है? तो वो है बल। बल हमेशा किसी गतिशील वस्तु को बदलने का प्रयास करता है। कोई भी चीज, देखिए अगर कोई साइकिल यहाँ से वहां गया तो वो गतिशील साइकिल का पहिया थोड़ा और तेज घूमने लगा। इस और उसका मतलब क्या? आप जब बल लगाइएगा तभी तो होगा ना ऐसा। अगला क्वेश्चन, कोई वस्तु सतत चाल से गति करती है जब तक उस पर कोई डैश बल न लग जाए। कोई भी वस्तु एकदम एक समान चाल से गति करती रहती है जब तक उस पर कोई बल न लग रहा हो। ये तो न्यूटन का पहला नियम भी तो यही कहता है, बल का परिभाषा भी तो यही कहता है। कोई वस्तु विराम में है तो विराम में रहेगा जब तक कि उस पर कोई बल न लग जाए। झूले पर बैठे लड़के की गति डैश होती है। याद रखिए बाबू, झूले पर बैठे हुए लड़के की गति जो होगी वह आवर्ती होगी।
झूला हमेशा कैसे चलता है, देखो बाबू, ये ऐसे चलता है, ऐसे 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 चलता है, ऐसे ऐसे। हम और मीठी भाभी बैठ गए हैं झूला पर, और झूला ऐसे ऐसे करेगा, ऐसे ऐसे करेगा, तो इसकी गति क्या होती है, हमेशा आवर्ती गति होती है। चलिए आगे, इसमें ज्यादा बातचीत नहीं करेंगे तो फिर हम पढ़ा नहीं पाएंगे, ठीक है। चलिए, निम्नलिखित में से कौन सा कथन न्यूटन के गति के तीसरे नियम के लिए सही है। तीसरा नियम कहता है बाबू, बल अलग अलग निकाय पर विपरीत दिशा में लागू होता है। कहने का मतलब ये है कि बल दो चीज है, दीवार है, हम है। मान ली दीवार को आप धक्का दे रहे हैं, दीवार भी आपको धक्का देता है, ठीक है। दीवार को आप अगर आप धक्का दे रहे हैं, दीवार आपको धक्का देगा। तो बल अलग अलग निकाय पर विपरीत दिशा में लागू होता है, ठीक है। अगला, द्रव्यमान और त्वरण का गुणनफल क्या कहलाता है। द्रव्यमान का मतलब m और त्वरण का मतलब a, यानी F बराबर क्या होता है बाबू, ma। मतलब अ, इसका क्या हो जाएगा, बल। बल बराबर क्या होता है, द्रव्यमान गुना त्वरण। अगला क्वेश्चन है 12 नंबर, कि निम्नलिखित में से कौन सा उदाहरण न्यूटन के गति के विषयक तृतीय नियम की व्याख्या करता है। तो देखिए बाबू, रॉकेट लॉन्च करना, रॉकेट लॉन्च जो होता है वह होता है न्यूटन के तीसरे नियम के अनुसार होता है, ठीक है। रॉकेट लॉन्च होना वह न्यूटन के तीसरे नियम के अनुसार है। अगला 13 नंबर क्वेश्चन है, जब एक नाविक आगे की दिशा में कूदता है तब नाव पीछे की तरफ हट जाती है, यह न्यूटन के कौन से नियम को दर्शाता है। देखो बाबू, जैसे ही नाविक जब आगे की दिशा में कूदता है तब नाव जो है ना पीछे की ओर चला जाता है। मतलब क्रिया के प्रति विपरीत प्रक्रिया हो रहा है, अर्थात न्यूटन का क्या हो जाएगा, तीसरा नियम, जिसे हम गति का तीसरा नियम भी कहते हैं। अगला 14, रॉकेट लॉन्च कौन से नियम पर आधारित है। तो बाबू याद रखना, हमेशा रॉकेट जो लॉन्च होता है वह न्यूटन का तीसरा नियम है। अगला, न्यूटन के अगला क्वेश्चन है, न्यूटन के गति के नियमों का प्रकाशन कब हुआ था। तो याद रखिएगा, न्यूटन के गति के नियम का प्रकाशन हुआ था 1687 ईस्वी में। न्यूटन की गति के नियमों का प्रकाशन कब हुआ था, 1687 ईस्वी में। अगला, न्यूटन के गति का तीसरा नियम निम्नलिखित में से किस किस स्थिति में लागू होता है। तो कहा जाता है वो, जब कोई व्यक्ति नाव से नदी, अभी ही तो पढ़े ना आप, कि जब कोई व्यक्ति नाव से नदी के किनारे कूदता है तो नाव पीछे की ओर जाता है, ठीक है। जब कोई व्यक्ति नाव से नदी के किनारे कूदता है तो नाव पीछे की ओर जाता है, यह न्यूटन का तीसरा नियम है। देखिए, इसमें कुछ कोई बताते हैं आपको, एक बस में खड़े यात्री पीछे की दिशा में गिरता है जब स्थिर बस अचालक हो। ये न्यूटन का प्रथम नियम है, ठीक है। ये प्रथम नियम से होता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन कहता है, जब कोई व्यक्ति सीमेंट वाली फ्लोर पर गिरता है तो उसे चोट लगता है। कम या अधिक चोट लगना जो होता है ना बाबू, कम या अधिक जो चोट लगता है वह द्वितीय नियम से लगता है, द्वितीय नियम से। तेजी से चलती क्रिकेट गेंद को पकड़ते समय क्षेत्ररक्षक अपने हाथों को पीछे की ओर करता है, यह भी जो है बाबू वह द्वितीय नियम से, ताकि उसको चोट ना लगे, ठीक है। कि प्यार बहम का तो सरस शादी रचवले। चलिए, अगला क्वेश्चन है, बल का परिभाषा किसके आधार पर व्याख्यात किया गया है। तो बाबू याद रखना, न्यूटन के गति का पहला नियम है। कहता है पहला नियम से बल का, पहला नियम से, लिख लीजिएगा आप लोग, पहला नियम से बल का परिभाषा निकला है, ठीक है। न्यूटन के पहला नियम से बल का परिभाषा निकला है, जबकि द्वितीय नियम से बल का व्यंजक निकला है, ठीक है। ये याद रखिएगा, पहला नियम से बल का परिभाषा और दूसरा नियम से बल का व्यंजक। अगला क्वेश्चन है, देखिए कितना अच्छा क्वेश्चन है, आज तो बहुत अच्छा अच्छा क्वेश्चन है। एक 70 केजी का आदमी 50 न्यूटन के बल से एक 50 केजी के आदमी को धक्का देता है।
50 केजी वाले आदमी ने दूसरे व्यक्ति को कितने बल से धकेलता है? तो इसको देखो 50 न्यूटन होगा। कैसे, ध्यान दो। 70 केजी का आदमी है, 50 न्यूटन के बल से एक 50 केजी के आदमी को धक्का देता है। 50 केजी वाले आदमी ने दूसरे व्यक्ति को कितने बल से धकेलता है? देखिए, हम आपको आपके ऊपर 50 न्यूटन, जैसे हम 70 केजी हैं, ठीक है, आप हैं 50 केजी का, हम आपके ऊपर 50 न्यूटन लगाए, तो आप भी मेरे ऊपर 50 न्यूटन ही लगाइएगा, क्योंकि क्रिया के विपरीत प्रतिक्रिया और विपरीत प्रतिक्रिया का बल समान होता है। आप कहिएगा सर दोनों का वजन चेंज है, दोनों का वजन चेंज है, तभी तो आप धकला जाइएगा ना, लेकिन बल तो आप भी उतना ही लगाइएगा ना। इसलिए 50 न्यूटन ही बल लगा, इसमें कोई रीजनिंग नहीं है। जैसे हम 70 केजी का व्यक्ति हैं, आप 50 केजी का व्यक्ति हैं, हम आपके ऊपर 50 न्यूटन का बल लगाएंगे ना, तो आप भी मेरे ऊपर 50 न्यूटन का ही बल लगाइएगा, ठीक है। वो अलग बात है कि आप धकला जाइएगा क्योंकि आपका वजन कम है। गति का दूसरा नियम संबंधित है, गति का दूसरा नियम समझ बाबू, वो संवेग सिद्धांत संबंधित है, ठीक है। गति का दूसरा नियम संबंधित है किससे? तो अब पहला नियम जो है जड़त्व से है, पहला नियम जो है वह जड़त्व से है, दूसरा नियम संवेग से है। अगला क्वेश्चन है, एक ऊंची छलांग लगाने वाला व्यक्ति ऊंची छलांग से पहले कुछ समय तक दौड़ता है ताकि डैश का जड़त्व उसे लंबी छलांग देने में मदद करे। गति का जड़त्व, गति का जड़त्व। कोई भी व्यक्ति जब कहीं ऊंची छलांग मारता है, देखिएगा पहले वो रनिंग करेगा, तेज रनिंग करेगा, उसके बाद वो ऊंची छलांग मारता है ताकि वो गति का जड़त्व प्राप्त कर सके, गति में और ज्यादा उछल सके। विराम का जड़त्व नहीं, गति का जड़त्व, ठीक। अगला क्वेश्चन में इसको जब हम डिटेल में पढ़ाएंगे ना तो बहुत अच्छा से पढ़ाएंगे। फिलहाल अभी हमारा लोग का टारगेट है कि एमसीक्यू कवर हो जाए बस किसी तरह से। पहले मेज पर रखी हुई पुस्तकों का ढेर डैश के कारण हटता नहीं है। मेज पर जो पुस्तक रखते हैं आप, वो हट नहीं रहा है, किसके कारण? जड़त्व के कारण। गति रहेगा तो हटिए जाएगा, चुंबकत्व लगेगा तो हटिए जाएगा, ठीक है। तो किसके कारण नहीं हट रहा है? जड़त्व के कारण। आप भी एक जगह खड़े हैं, नहीं हट रहे हैं, इसका मतलब क्या? जड़त्व के कारण। देखा एना ना पढ़वे ना, कितना मोटिवेट से पढ़ रही है हमर के, ऐसा लगा हम कि तुरंत लूसेंट और एसके झा तुरंत खत्म हो जेतो। लेकिन हाँ, मेरा एक ही कहना है ना कि पढ़ो ना तो रेगुलर पढ़ो, थोड़े थोड़े पढ़ो, लेकिन रोज पढ़िए। रोज पढ़वे ना तो थोड़ा देखिए ना माइंड में सेटअप हो जेतो कि नहीं इतना हो। जैसे खाना रोज खाते हैं, एक के दिन बहुत सारा थोड़ी खा लेते हैं, रोज खाने का आदत बनाए हैं, थोड़ा थोड़ा रोज खाते हैं। काजू किशमिश की तरह खाइए, तनी तनी वो खाइए, लेकिन रोज खाइए। रोज खाइएगा तभी फायदा करेगा। 22 नंबर, अविचलित वस्तुओं के आराम में रहने या समान वेग से चलने की प्रवृत्ति को कहा जाता है, वो जड़त्व कहलाता है। देखो बाबू, अविचलित वस्तुओं के आराम में रहना मतलब कोई वस्तु रखा हुआ है, रखा हुआ है, समान वेग से चल रहा है तो 60 की स्पीड चल रहा है तो 60 की स्पीड चल रहा है, इसका मतलब है वो जड़त्व है। वो अलग बात है कि जो चल रहा है वो गति का जड़त्व है, जो रुका हुआ है वो विराम का जड़त्व है, ठीक है। लेकिन है दोनों में जड़त्व ही। अगर वही 60 से ज्यादा स्पीड हो जाएगा, बढ़ने लगेगा, तब समझिए बल लग रहा है उस पे। और अगर वो रुका हुआ है, रुकले है, तो जड़त्व है। और समान चाल से चल ही रहा है, एक ही चाल से, उसमें कोई बल नहीं लग रहा है, इसका मतलब वो क्या है? जड़त्व है। समझे? चलिए 23 नंबर क्वेश्चन, किसी इस देखिए आप भी जब हमारा साथ दीजिएगा ना तो तभी हम इस मिशन को सफल कर पाएंगे, ठीक है। आपका साथ देना बहुत जरूरी है इसमें। आप ही नहीं पढ़िएगा तो हम क्यों पढ़ाएंगे? तो सोचिए ना, किसी स्थिर वस्तु के स्थिर रहने या गतिशील वस्तु के उसी गतिशील रहने की प्रक्रिया को कहा जाता है जड़त्व। गति में है तो गति में ही है, वो जड़त्व कहलाएगा। स्थिर है, स्थिर ही है, तो वो जड़त्व कहलाएगा। आगे, जड़त्व
जड़त्व को ही बोलते हैं इनर्शिया। इनर्शिया के नियम किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया था, तो बाबू याद रखना, न्यूटन ने दिया था। गति का पहला नियम जो है बाबू, गति का पहला नियम जो है वह जड़त्व का ही नियम कहलाता है। ठीक है, वो कौन दिया था, न्यूटन ने दिया था। अगला, जब बंदूक से गोली छोड़ी जाती है तो बंदूक विपरीत दिशा में धक्का लगाती है। यह न्यूटन के किस नियम का उदाहरण है, आप धक्का लगाए, वो भी धक्का लगाया। क्रिया के विपरीत प्रतिक्रिया क्या होगा, न्यूटन का तीसरा नियम। रॉकेट लॉन्च होता है किस नियम के तहत, तो न्यूटन का तीसरा नियम के तहत। 26, स्थिर या गतिज अवस्था में परिवर्तन का विरोध करने की एक वस्तु की प्रवृत्ति को ही तो बल, को ही तो जड़त्व कहा जाता है। कोई स्थिर है, गतिज अवस्था में है, परिवर्तन का विरोध कर रहा है ना, प्रतिरोध, परिवर्तन का वो विरोध कर रहा है। परिवर्तन का विरोध कौन करेगा, परिवर्तन कर देगा तब तो वो बल कहलाएगा। परिवर्तन वो कर देगा तो बल कहलाएगा। और परिवर्तन का प्रतिरोध कर रहा है, वह रोक रहा है, तो कौन रोक रहा है, जड़त्व। आपको सड़क पर चलने से कौन रोक रहा है, तो वो कौन रोक रहा है, जो जड़त्व, जमीन और पैर के बीच में जो जड़ रहे हुए हैं आप पैर को, वही तो रोक रहा है ना, तो जड़त्व। अगर गति हो जाता, स्पीड हो जाता, तो बल हो जाता, रोक रहा है जड़त्व। आगे, सर्दी है फिर भी हम आपको पढ़ा रहे हैं, ठीक है, तो मतलब मोटिवेट होके पढ़ना है, जैसे हम आपको मोटिवेट होके पढ़ाते हैं। नौकरी लेना है तो बाबू एकदम थोड़ा समय देना पड़ेगा। किसी वस्तु को गति में लाने के लिए उसे धक्का देना या खींचना क्या कहलाता है, तो बल। देखिए आ गया ना, कोई वस्तु गति में आप लाना है ना उसको, तो आप धक्का दीजिएगा, मतलब क्या, आप बल लगाइएगा। ठीक, समीकरण F बराबर m में न्यूटन के किस नियम के रूप में है जाना जाता है, तो बाबू आपको पता है दूसरा नियम, इसी को बोलते हैं ना बल का व्यंजक। बल का व्यंजक इसी को तो बोलते हैं। बल का व्यंजक न्यूटन के किस नियम से, दूसरा नियम से। जबकि बल का परिभाषा किस नियम से, तीसरा, तो सॉरी, बल का परिभाषा पहला नियम से। अगला, जब एक ग्लास पर रखे हुए कार्ड को उंगली से धक्का दिया जाता है तो उस पर रखा सिक्का गिलास में गिर जाता है, यह कथन किस नियम को व्याख्यात करता है, यही है जड़त्व का नियम। आप याद कीजिए, 9वां या 10वां क्लास में आप पढ़े होंगे, एक गिलास का फोटो होगा, ऊपर में एक कार्ड रखा होगा, ऊपर से उसके ऊपर सिक्का रखा होगा, और जैसे ही आप कागज को अगर मारते होंगे उंगली से, तो सिक्का, सिक्का कागज के साथ न जा करके, बल्कि वो सिक्का ग्लास में गिर जाता है। समझे, यही कहलाता है जड़त्व का नियम। आगे, टेलीग्राम पर टेस्ट खेलने में देखे कितना मजा आता है, रिवाइज हो जाता है आप लोगों का ना, एकदम बाबू अच्छा टेस्ट खेलते रहना। यदि एक m द्रव्यमान वाली वस्तु की जमीन h तक ऊंचाई उठाया जाता है तो उस क्रिया के लिए बल की आवश्यकता होती है। वस्तु को उठाने के लिए आवश्यक न्यूनतम बल डैश के समान होता है, तो बाबू वस्तु का वजन। कोई भी वस्तु को आप कितना ऊंचा उठाइएगा तो उसमें वजन का मतलब होता है बाबू बल। बाबू याद रखना, बल, वजन मतलब बल होता है। वस्तु का जितना वजन है आपको उतने बल लगाना है, ठीक है, तो उसे हम लोग कहेंगे वस्तु के वजन के समान होता है। जितना आप बल, जितना उसका वजन है उतना आपको बल लगाना पड़ेगा। आगे, दोनों वस्तुओं के मध्य का बल हमेशा बराबर और विपरीत दिशा में होता है, यह विचार न्यूटन के किस नियम में होता है। जैसे ही देखो बाबू, क्रिया के विपरीत प्रतिक्रिया आ गया, न्यूटन का तीसरा नियम मार देना है, ठीक है। आगे, 32, जब एक स्थिर बस चलना प्रारंभ करती है तो उसमें खड़े व्यक्ति पीछे की दिशा में गिर जाते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा नियम इस परिस्थिति की व्याख्या करता है, तो न्यूटन का पहला नियम। बस में खड़ा है, अचानक चलना शुरू हो गया, न्यूटन का पहला नियम। बस चल रही है, रुक गई, आगे की ओर झुक जाओगे, ये न्यूटन का, ये भी न्यूटन का पहला नियम, ठीक है। चलिए 33 नंबर, एक स्थिर पानी में नाव खड़ा है, यदि वह नाव तट की ओर चलता है तो नाव तट से दूर चली जाएगी।
एक स्थिर पानी में नाव पर खड़ा है। एक व्यक्ति स्थिर पानी में नाव पर खड़ा है। यदि वह नाव तट की ओर चलता है तो नाव तट से दूर चली जाएगी। चलेगी तो दूर जाएगी ना। आगे, निम्नलिखित में से कौन सा प्रकृति में कभी अकेले नहीं होता है? बाबू याद रखना, बल जो है ना बाबू, वो शादीशुदा आदमी है। बल जो है ना बाबू, वो शादीशुदा आदमी है और वो कभी अकेले नहीं रहता है। कभी अकेले नहीं रहता है, याद रखना बाबू। निम्नलिखित में कौन सा प्रकृति में कभी अकेले नहीं होता है? तो वो है बल। जैसे हम शादीशुदा व्यक्ति हैं, कभी हम अकेले नहीं रह सकते हैं। जहां जाएंगे मीठी को साथ लेके जाते हैं। ठीक है, इसे ही बोल रहे हैं हम आपको। ठीक है, तो शादीशुदा व्यक्ति कौन है? बल। अगला क्वेश्चन, बल बराबर क्या होता है बाबू? द्रव्यमान गुना त्वरण। बल बराबर क्या होता है? द्रव्यमान गुना त्वरण। अगला, प्रतिबल का प्रभाव निम्नलिखित में से किस पर निर्भर करता है? तो क्षेत्रफल पर निर्भर करता है। जानते हैं प्रतिबल किसको बोलते हैं हम लोग? दाब। दाब बराबर क्या होता है बताइए? न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर होता है। न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। तो यही ना है प्रतिबल। दाब किस पर निर्भर किया है? क्षेत्रफल पर। मीटर स्क्वायर क्या है? क्षेत्रफल है। तो हमेशा याद रखिएगा, प्रतिबल यानी दाब वह किस पर निर्भर करता है? तो क्षेत्रफल पर निर्भर करता है। एकरा में तो ई नहीं समझ जाइए कि प्रतिबल का मतलब बल नहीं, प्रतिबल मतलब होता है दाब। ठीक। 37, यदि एक वस्तु दोनों सिरे से पकड़कर खींची जाती है तो उस पर लागू बल को कहा जाता है खिंचाव। सीधा बात है बाबू। हम इधर से खींच रहे हैं तुमको, तुम उधर से खींच रहे हो हमको। देखो वो कौन सा बल है? खींचने वाला बल है। इसमें कोई यूनिक थोड़ी ना है। 38, किसी पदार्थ पर डैश कार्य करने के बावजूद भी उसके आकार में परिवर्तन न होने का गुण जो कहलाता है वह है बाबू उसका बाह्य बल और दृढ़ता। कोई भी पदार्थ, याद रखना हो, कोई पदार्थ कार्य करने बाह्य बल कार्य करने के बावजूद भी यदि उसके आकार में परिवर्तन नहीं हो रहा है तो वही कहलाता है बाबू उसकी दृढ़ता। ठीक है, कोई भी पदार्थ आप ले लीजिए, ठीक ना, अगर आप उस पे बल लगाए हैं और उसके आकार में परिवर्तन का नहीं होने का गुण है तो वो है उसकी दृढ़ता। जैसे लोहा लीजिए और लोहा को आप पीटिए, हल्का सा पीटिए और अगर बल लगाए आप, अगर वो अपना गुण नहीं बदला, इसका मतलब वही उसकी क्या है? दृढ़ता है। ठीक है, आगे, निम्नलिखित में से एक वस्तु पर लागू असंतुलित बल का प्रभाव नहीं है तो कौन नहीं है? वस्तु की गति में परिवर्तन का कारण नहीं बनता है। असंतुलित बल, असंतुलित बल लगाएंगे तो वस्तु में परिवर्तन तो होगा ही होगा। ठीक है, एक वस्तु की गति में परिवर्तन होगा, बिल्कुल सही बात है। एक वस्तु की गति की दिशा में परिवर्तन होगा, सही बात है। एक वस्तु की स्थिति अवस्था में परिवर्तन होगा, सही बात है। वस्तु की गति में परिवर्तन का कारण नहीं बनता है। तो ये जो है बाबू, याद रखना कि असंतुलित बल लगाएंगे तो परिवर्तन तो होगा ही होगा। अच्छा, कभी कभी ना ऑप्शन देख के भी मारना शुरू करो, ठीक ना, ऑप्शन देख के भी सोचो। नहीं समझ में आया क्वेश्चन, ऑप्शन देखो एगो नेगेटिव कौन है। देखो, ये भी परिवर्तन, ये भी परिवर्तन, ये भी परिवर्तन और इसमें क्या है? परिवर्तन नहीं है। चारों में भिन्न ऑप्शन कौन सा है? एक एक सी नंबर है। सब ट्रिक लगाया करो, यही इसे बोलते हैं तुक्का। ठीक है, लेकिन तो तुक्का का तरीका अलग हो। तो जो है ना, तो दूसरा, तो मैडम का नाम से तुक्का मारा है। चलिए, दो वस्तुओं के मध्य परस्पर क्रिया होती है तो वो है बल। बल जो है हमेशा दो वस्तुओं के मध्य में परिवर्तन क्रिया करती है। हमेशा बल दो वस्तुओं के बीच में लगता है। ठीक है, 44, प्रकृति में अकेले कभी नहीं रहता है। बताओ बाबू, कौन अकेले कभी नहीं रहता है? बल। बल का शादी ब्याह हो गया है, वो कभी अकेला नहीं रहता है। ठीक है, अगला, निम्न परिस्थितियों में से किसमें कार्य नकारात्मक बल द्वारा कार्य किया गया है? सी, जब कोई वस्तु बल की विपरीत दिशा में स्थानांतरित होती है। नकारात्मक बल द्वारा कार्य किया गया, जब कोई वस्तु बल की विपरीत दिशा में स्थानांतरित होता है। नकारात्मक बल किसको बोलेंगे?
जैसे दीवार को धक्का दिए, दीवार तुमको धक्का न देकर के तुम ही को धक्का दे दिया, ठीक है, तो वो क्या हो गया कि बल विपरीत दिशा में स्थानांतरित हो गया है। समझे बात को? चलिए, ठोस सतह द्वारा किसी वस्तु पर सामान्य दिशा में लगाए गए बल को क्या कहते हैं? तो सामान्य बल कहते हैं। ठोस सतह द्वारा किसी वस्तु पर सामान्य दिशा में लगाए गए बल को क्या कहते हैं? सामान्य बल कहते हैं। 44 नंबर, खींचने का एक उदाहरण है ध्वज फहराना। भाई, झंडा जो फहराते हैं वो खींचते ही तो है ना। ध्वज फहराना खींचने का एक उदाहरण है। दरवाजा खोलना, लड़के को धक्का देना, पर्दा उठाना, ये सब नहीं। ध्वज फहराना क्या है? खींचने का एक उदाहरण है। ये सब ग्रुप डी में क्वेश्चन पूछल गेलो पक्का, अल्लर बल्लर क्वेश्चन वही पूछे है। सभी बलों में होता है बाबू, याद रखना हमेशा, बल सभी बलों में होता है, परिमाण और दिशा दोनों होता है। बल एक सदिश राशि है, पता ही है आपको, बल एक सदिश राशि है, इसलिए उसमें परिमाण और दिशा दोनों होता है। 44, जब दो समान बल किसी पिंड पर एक दूसरे के विपरीत दिशा में प्रयुक्त होता है तो पिंड पर प्रयुक्त होने वाला कुल बल जो होगा वह होगा शून्य होगा, शून्य होगा। दो समान बल एक दूसरे से आप चाप रहे हैं तो दोनों के बीच में बल क्या हो जाएगा? अब शून्य हो जाएगा ना, यानी क्रिया विपरीत प्रतिक्रिया, मतलब कुल बल प्रयुक्त बल कितना हो गया? शून्य हो गया, बीच में बल लगा कहाँ था। अगला, निम्न में से कौन सा घर्षण बल के बारे में सही नहीं है? कौन सही नहीं है? रोलिंग घर्षण स्लाइडिंग घर्षण की तुलना में अधिक होता है, मशीनों में बॉल बेरिंग से घर्षण कम होता है। रोलिंग घर्षण स्लाइडिंग घर्षण की तुलना में अधिक होता है, स्लाइडिंग रोलिंग तुलना अधिक है, मशीनों में बॉल बेरिंग। क्या क्या ऑप्शन है? घर्षण बल वह बल है जो संपर्क में दो सतहों के सापेक्षिक गति का विरोध करता है। बिल्कुल सही बात है, गति का विरोध करता है तो सही है। वह घर्षण बल जो किसी सतह पर चलने का कार्य करता है स्लाइडिंग घर्षण कहलाता है। हाँ, फिसलने का कार्य कर रहा है तो वो स्लाइडिंग करना हुआ, ठीक है, ये वही सही है। मशीनों में घर्षण ऊर्जा का अपव्यय और टूट फूट का कारण है। हाँ बिल्कुल, मशीन में जो घर्षण होता है उससे टूट फूट होता है, सही बात है। तो डी नंबर देखिए, हम तीनों पढ़ लिए हैं, चौथा समझ में नहीं आया, वो तीनों सही है, ये गलत है, ठीक। 48, यदि किसी गतिमान वस्तु पर कोई बल आरोपित नहीं है तो यह किसके कारण रुका हुआ है? तो वो रुका हुआ है बाबू घर्षण के कारण रुका हुआ है। यदि किसी वस्तु गतिमान पर कोई बल आरोपित नहीं है फिर भी वो रुका हुआ है, इसका मतलब है वो जमीन ने उसको घसर करके रखा है, ठीक है। जमीन पर घर्षण नहीं रहेगा ना बाबू, तुम चल ही नहीं पाओगे, यो बात है। आगे, दो सतहों के बीच सतह की अनियमितताओं के परिणाम स्वरूप डैश होता है, घर्षण होता है। दो सतहों के बीच में क्या लगता है? घर्षण। चलिए 50 नंबर, गति का द्वितीय नियम दर्शाता है। बस गति का परिभाषा ही पढ़ दीजिए आप। गति का दूसरा नियम क्या कहता है? किसी वस्तु की गति के परिवर्तन की दर शुद्ध बल की दिशा में वस्तु पर लागू लागू शुद्ध बल के अनुपातिक होता है। यानी किसी वस्तु के गति के परिवर्तन की दर शुद्ध बल की दिशा में वस्तु पर लागू शुद्ध बल के अनुपातिक होता है, यही है गति का दूसरा नियम। आगे, किसी रॉकेट का उड़ान भरना द्वारा समझा जाता है वो होता है बाबू संवेग संरक्षण नियम। रॉकेट का उड़ान जो भर रहा है वह संवेग संरक्षण नियम है। यहाँ देखो बाबू, न्यूटन का तीसरा नियम अगर लिखा हुआ रहता ना ऑप्शन में तो वो भी हो जाता, लेकिन तीसरा नियम तो है ही नहीं ऑप्शन में, तो हम बोलेंगे क्या? संवेग संरक्षण के नियम। अगला, निम्न में से किस सिद्धांत के अनुसार कोई रॉकेट अंतरिक्ष में कार्य करता है? तो कोई भी रॉकेट अंतरिक्ष में कार्य करता है वह किस सिद्धांत के अनुसार? संवेग संरक्षण के सिद्धांत। ये सब तो नंबर में पढ़ रहे हैं। एक बहुत पुराने मॉडल की पेंडुलम की घड़ी कार्य पद्धति पूरी तरह से क्या थी? मैकेनिकल थी। याद रखो बाबू, पेंडुलम घड़ी जो थी वो बैटरी से नहीं चलती थी, वह जो है ना वो मैकेनिकल घड़ी होती थी।
ठीक है, आज भी मैकेनिकल घड़ी मिलता है, बहुत महंगा होता है मैकेनिकल घड़ी। बैटरी से, पेंडुलम घड़ी बैटरी से नहीं चलता है। ठीक है, पुराने मॉडल का। गति का प्रसिद्ध नियम डैश दिया था, किसने? गति का नियम किसने दिया था? न्यूटन ने दिया था। एक निकाय के संवेग में परिवर्तन की दर डैश के समानुपाती होती है, तो उस पर लागू होने वाले बल के समानुपाती होती है। यही तो न्यूटन का दूसरा नियम है ना। संवेग देखिए, ठीक है, तो न्यूटन का दूसरा नियम बैठ दिया। एक निकाय के संवेग में परिवर्तन की दर किसके समानुपाती होती है? लगने वाले बल के समानुपाती होती है। आगे 65, निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? ए नंबर गलत है। जब एक बस अचानक रुकती है तो बस में बैठे एक यात्री पीछे की ओर एक झटका लगता है। पीछे की ओर झटका लगता है। जब बस अचानक रुकेगी तो आगे की ओर झटका लगेगा भाई, इसे तो गलत है ये। ठीक है, हो गए। गति का तीसरा नियम डैश और वेग के बीच का संबंध है। तो स्थिति, गति का तीसरा नियम स्थिति और वेग के बीच का संबंध प्रदान करता है। अगला न्यूटन का दूसरा नियम न्यूटन का दूसरा नियम, तो न्यूटन का दूसरा नियम क्या है? बल के प्रभाव को समझने में सहायक है। कितना अच्छा क्वेश्चन है। न्यूटन के गति का दूसरा नियम क्या है? देखो, इसको हम ऑप्शन से भी छांट सकते हैं। दो परस्पर प्रभावी वस्तुओं पर बलों के बीच संबंध की व्याख्या करता है, कभी नहीं। वो न्यूटन का तीसरा नियम कहता है। या ऑप्शन से भी हम कर सकते हैं। ऊर्जा संरक्षण के नियम से भी जाना है, गलत बात, ये नहीं होता है। जड़त्व के नियम तो पहला नियम है, पहला नियम है, तो हम लोग ऑप्शन से हट सकते हैं। बल के प्रभाव को हमें सहायक होता है, बिल्कुल सही बात है। 68 नंबर, जब किसी प्रतिरक्षा बल F को विपरीत दिशा में लगाया जाता है तो दिशाओं के बीच का कोण जो होता है वो हमेशा, बाबू याद रखना, 180 डिग्री होता है। जैसे हम आपको धक्का दे रहे हैं, आप हमको धक्का दे रहे हैं, तो 180 डिग्री पर रखिएगा, तब वो प्रतिरक्षा बल होगा। तभी वो आप झुक जाइएगा तो आपको हम चौंक देंगे। एकदम तुम एकदम सीधा में खड़े रहोगे ना एकदम से 180 डिग्री पर, तुमको ताकत ढेर मिलेगा, थोड़ा ढेर ताकत मिलता हो। और जैसा ही तो जो है ना, तनी को जहां झुकला है, या हमें जना जना झुका जना उठेलियो हो तो चपाए जी। ठीक, वही बोले 180 डिग्री पर रखे, मतलब ठीक है ना। जब किसी प्रतिरक्षा बल F को विपरीत दिशा में लगाया जाता है तो दिशाओं के बीच का कोण जो होता है वो 180 डिग्री होता है। तो चाहिए, हमने क्लास पढ़ा दिया है, हमने मेहनत, देखो बाबू कितना सवेरे उठ करके हम आपको पढ़ाते हैं, पढ़ा रहे हैं। आप भी जाकर के थोड़ा मेहनत कीजिए और टेलीग्राम पर टेस्ट खेलिए और मजा आ जाएगा। ठीक है, तो ओके, बाय बाय।